नमस्कार साथियों, बहुजन वाणी चैनल में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं, हम देखेंगे भारत में जिस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण फैला और सरकार की क्या नीतियां रही, सरकार ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए और सरकार ने किस तरह की सरकार का रिएक्शन रहा कोरोना को देखते हुए। सरकार ने कोरोना को देखते हुए एहतियाती कदम कब उठाए, कितने समय बाद उठाए और सरकार की तत्परता का आज हम विश्लेषण करेंगे। तो अब हम आते हैं कि भारत में जो कोरोना का पहला मामला आया था वो केरल में 30 जनवरी 2020 को आया था और एक छात्र जो कि वुहान में अध्ययन कर रहा था उसमें कोरोना के लक्षण पाए गए और केरल सरकार ने बाकायदा भारतीय सरकार को पत्र लिखकर एयरपोर्ट पर लोगों की विशेष स्क्रीनिंग और निगरानी कराने की मांग की। हालांकि इसके बाद भारत सरकार ने कोई ठोस कदम ना उठाते हुए ढुलमुल रवैया उन्होंने जारी रखा और कोई खास ऐसी निगरानी या स्क्रीनिंग नहीं की गई जिसके द्वारा कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सके। यानी इस मामले को भारत ने एक बहुत हल्के, भारत की बात करें तो भारत की मोदी सरकार ने एक बहुत हल्के तौर पर ले लिया, जिसमें कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई गई। जैसा कि इन्होंने जब पुलवामा में शहीदों पर हमला हुआ था तो शहीदों को एयरलिफ्ट कराने की बात थी और जानकारी में ऐसा आया था, जो इंटेलिजेंस सूचना थी वो पहले ही सरकार को दी जा चुकी थी कि कोई हमला हो सकता है, फिर भी सैनिकों को उसी रास्ते से गुजारा गया और जब सैनिकों पर यह हमला हो गया तब उसका फ़ायदा चुनावों में लिया गया। तो ठीक इसी तरीके से जब कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी को आता है, उसके बाद 30 जनवरी के बाद 24 फरवरी की जो तारीख है, 30 जनवरी से लेकर 24 फरवरी, इस तारीख के बीच में एक बहुत बड़ा फासला है, यानी कि बहुत बड़ा गैप है। और इस गैप के बीच में जहां कोरोना वायरस को रोकने के लिए तत्परता दिखाई देनी चाहिए थी, वहीं नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियां भारत में जोर शोर से चल रही थी। ये देखते हुए भी कि विदेश से अगर ट्रंप भारत में आते हैं और ट्रंप के साथ उनके राजदूत या उनकी सुरक्षा के जो उनकी सिक्योरिटी का प्रबंधन है वो भी उनके साथ आएगा ही आएगा, कि विदेश से आने वाले व्यक्तियों से कोरोना फैल सकता है। इस बात की गंभीरता को ना समझते हुए भी इस कार्यक्रम के भव्य आयोजन की तैयारियां की जाने लगी और साथ ही साथ जहां इस कार्यक्रम का आयोजन होना था, यानी कि गुजरात में अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम, जहां पर आमतौर पर क्रिकेट मैच खेले जाते हैं, तो इसमें आयोजन किया गया और जो झुग्गियां या स्लम्स एरिया थे ट्रंप के स्वागत के लिए, उनको छुपाने के लिए उन पर पैसे खर्च करके उनको दीवारों से या अन्य तरीकों से उन्हें छुपाया गया। अब ये भारत अब इसे विडंबना ही कहे कि भारत एक ऐसा देश है जहां गरीबी को छुपाने के लिए गरीबों की मदद नहीं बल्कि करोड़ों रुपए इसलिए खर्च किए जा रहे हैं कि गरीबों की गरीबी छुपाई जा सके। अब ये चीजें मीडिया में छुप नहीं सकती, ये सब जानते हैं और ट्रंप को इतने मूर्ख तो है नहीं कि उन्हें ये नहीं पता कि भारत में स्लम एरिया है गुजरात में। तो फिर ऐसे स्लम एरिया को छुपाने का क्या लाभ जब ये पूरी दुनिया ही जानती है। तो इस स्लम एरिया को छुपाने जैसी जो विषय है उस पर खर्च करने की आवश्यकता ही क्या थी, जबकि ये बात सबको पता थी। अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं कि नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में क्या हुआ था। नमस्ते ट्रंप जो कार्यक्रम था वो सितंबर 2019 में ह्यूस्टन टेक्सास में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम की ही प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया था, जिसका आयोजन। अब प्रतिक्रिया ये आपको करनी है तो आप धन्यवाद कर सकते हैं। आप उस समय, जिस समय वैश्विक महामारी का संकट फैल रहा था चीन में और चीन के बाद भारत में मामला आता है, आपने उस संकट की गंभीरता को ना समझते हुए आपने इतने बड़े आयोजन का प्रबंध कर दिया और वो भी विदेश से लोगों को। आप चाहते तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके भी ट्रंप का धन्यवाद कर सकते थे या प्रतिक्रिया दे सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो एक बहुत बड़ा आयोजन करना था। आपने 100 करोड़ रुपए ट्रंप के स्वागत के लिए खर्च कर लिए और अब देखिए कि गुजरात में ही सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस का संक्रमण और सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है।
तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि गुजरात, जब बाहर से अमेरिकी राष्ट्रपति आए और उनके साथ अमेरिकी राजदूत आए और तमाम तरह की सिक्योरिटी उनके साथ आई, तो उसने कोरोना वायरस फैलाने का कार्य किया निश्चित रूप से। और गुजरात के अस्पतालों की ये हालत है कि वहाँ इलाज करने की बजाय जो है मरीजों को बस स्टैंड पे फेंक दिया जाता है। मतलब आप मरीजों के इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन उस अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं जिसने यहाँ पर आकर कोरोना फैलाया। और ये किसी से छुपा नहीं है। आप देखें, उसके बाद ये ताजमहल में विजिट करने गए थे, तो आगरा में भी कोरोना संक्रमण जो यूपी में था, आगरा में सबसे ज़्यादा फैला। दिल्ली में गए तो दिल्ली में स्थिति खराब रही। तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? एक नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम ने ही भारत में कोरोना फैलाया है, जबकि तबलीगी जमात को पर इसका सारा ठीकरा फोड़ा गया कि तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस फैलाने का कार्य किया। अरे तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस फैला दिया तो गुजरात में इतने संक्रमण के केस कैसे आ गए? तबलीगी जमात का गुजरात से तो कोई कनेक्शन नहीं था, दिल्ली से कनेक्शन था ना। और दिल्ली में भी उन्होंने 3 मार्च को जब आपसे अनुमति मांगी थी और आपने बकायदा अनुमति उन्हें दी थी, तब आप फिर उन पर कैसे आरोप लगा सकते हैं कि वो कोरोना वायरस फैला रहे हैं? अगर और तबलीगी जमात का अगर बात की भी जाए तो तबलीगी जमात के जो लोग थे वो विदेशों से आए थे। अब संक्रमण ये तो है नहीं कि भारत के मुसलमानों से फैला, क्योंकि ये भारतीय बीमारी तो है नहीं कि ये भारत से इजाद हुई है, आई तो ये विदेशों से है। अब विदेशों से आए हुए लोगों की स्क्रीनिंग करना तो आपका कार्य था ना, वो कार्य आपने ठीक से नहीं किया और ठीकरा आपने तबलीगी जमात पर फोड़ दिया। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आपने आयोजित किया और उससे पूरे गुजरात में आपने जो है संक्रमण फैला दिया। आपकी स्वास्थ्य सेवाओं का जो हाल है वो जग जाहिर है कि किस कदर आपकी स्वास्थ्य सेवाओं का लचरपन दिखाई देता है। तो फिर इस तरह के आयोजन पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को आप सुधार नहीं सकते थे? आपने सबक ही नहीं सीखा पुरानी घटनाओं से? गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना हो, और भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था, खासकर मोदी सरकार की जो प्राथमिकता रही है, ये केवल चुनाव, इनका ये देश को चला नहीं सकते ना। इनके पास कोई काबिल टीम है जो कि अर्थशास्त्री हो, कोई काबिल अर्थशास्त्री हो जो देश को संभाल सके, या कोई काबिल रक्षा मंत्री हो, काबिल कोई विदेशी नीतिकार हो, ये संभालने में सक्षम नहीं है। आप लोग इस बात को जान लीजिए कि ये जो पार्टी है ये केवल चुनाव प्रचार के प्रबंधन में कुशल है। अपने भाषणों में इनकी कुशलता जग जाहिर है, किस तरीके से ये लोगों को मूर्ख बनाते हैं। बाकी देश चलाने का इन्हें कोई अनुभव नहीं है। और देश चलाने के लिए जो भी अनुभवी लोग इनके पास थे, जैसे कि एक काबिल वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जो थे इनकी टीम में थे, उनको इन्होंने दरकिनार कर दिया। रघुराम राजन से ये काफ़ी मदद ले सकते थे। रघुराम राजन का कार्यकाल चाहते तो ये बढ़ा सकते थे। ये सूत्र बताते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार 2019 में बनती तो रघुराम राजन को शायद प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था। और आप सब जानते हैं वे एक ऐसे गवर्नर वो रहे हैं जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत एक हद तक उन्होंने एक स्टेबलाइज करके रखा था। और उनके जाते ही आप देखिए किस तरीके से जीडीपी गिरी, किस तरीके से नोटबंदी लागू हुई। वो उनके ही जाने के बाद नोटबंदी लागू हुई थी, उनके जाने का ही तो इंतजार किया जा रहा था। अगर उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता तो हो सकता है नोटबंदी वो होने ही ना देते, लेकिन चूंकि नोटबंदी करनी थी तो उनके कार्यकाल को बढ़ाया नहीं गया और अब वो एक अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो काबिल व्यक्तियों की टीम जो बनानी चाहिए थी जो देश को चला सके, वो इनके पास नहीं है और ये जग जाहिर बात है। तो इसलिए ये लोग चुनाव प्रचार के द्वारा, कई तरह की इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा ही ये वोट लेने में सफल रहे हैं अब तक लोगों का। अपने कार्य के दम पर वोट नहीं लिया इन्होंने। आप बता दीजिए कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई नया अस्पताल जिसकी इन्होंने नींव रखी हो। केरला सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। केरला सरकार में अगर आप देखेंगे, लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वहाँ की जो पुलिस है उसने लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करके उन्हें सैनिटाइज किया, ना कि इनके बरेली की तरह की बरेली में कई मजदूरों को इन्होंने एक साथ बैठा दिया और सीधे उन पर छिड़काव कर दिया, चाहे किसी की आंख में वो जा रहा है। मतलब इन लोगों को इतनी तमीज नहीं है कि किस तरीके से कार्य करना है। और दूसरा हमारा जो प्रमुख विषय है वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के आने के बाद ही कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से गुजरात में फैला और दिल्ली में भी उसके संक्रमण के मामले सामने आए। फिर जो है गोदी मीडिया को ये कार्य सौंपा गया कि गोदी मीडिया जो है इनके अपराधों को ढके और एक संप्रदाय विशेष पर ही सारा ठीकरा फोड़ दे। लेकिन एक संप्रदाय विशेष पर ही कब तक ठीकरा फोड़ दे?
क्योंकि कई तरह के जो तबलीगी जमात के जो लोग थे उनके ठीक होने की भी पुष्टि हुई, और फिर वो लोग तो जब प्लाज्मा थेरेपी चल रही थी उसमें अपना ब्लड देने के लिए भी तैयार हो गए। तो सारा ठीक रहा, उन पर कैसे फोड़ा जाता। फिर नए नए तरीके ढूंढने जाने लगे। कभी मुंबई में जमा हुई भीड़ को मस्जिद के लिए जमा हुई भीड़ बताया जाने लगा। गुजरात में, सूरत में जब लोग सड़क पर आए तो तब मजदूरों की गलती बताई गई, क्योंकि वहां पे सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की थी। और जहां पर महाराष्ट्र में जब लोगों की भीड़ सड़क पर आई मजदूरों की, तो वहां सीधे महाराष्ट्र की सरकार पर निशाना साधे जाने लगा। तो ये इनका जो दोगलापन है, ये निश्चित रूप से ही अब भी अगर आप नहीं समझ पाते हैं कि ये किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाते हैं, तो फिर आपसे कोई और उम्मीद नहीं की जा सकती है। क्योंकि जनता को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जब जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को जानती है तो वो सरकार को सबक सिखा सकती है और सरकार को अपने फैसले बदलने के लिए मजबूर भी कर सकती है। इसका उदाहरण आप सीधे सीधे देखेंगे कि जिस ट्रंप पर इन्होंने 100 करोड़ रुपए खर्च किए और बाद में उन्हीं ट्रंप ने हमारे जो ये प्रधानमंत्री जी हैं इनको धमकी दे डाली कि हाइड्रोक्सी जो क्वीन नाम की जो दवाई है जो मलेरिया के उपचार करने में प्रयोग की जाती है, उसकी अगर ये सप्लाई नहीं करते हैं तो इनसे जो है संबंध तोड़ लिए जाएंगे। बाद में इन्हें जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को ट्विटर पे अनफॉलो करके भी इनकी बेइज्जती कर दी। लेकिन फिर भी अंधभक्त जो है हमारे प्रधानमंत्री की असफलताओं में भी उनका गुणगान करते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारे जो अजागरूक लोग हैं जो इनकी बातों में फिर भी आ जाते हैं, इतनी इनकी बेइज्जती होने के बाद भी। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का ज्ञान होना जनता को ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और चूंकि आपके लोकतांत्रिक अधिकारों का ज्ञान आपको ना हो पाए, इस कारण से सरकार कई तरह की तिकड़म, कई तरह की चालबाजियां करती है। सरकार जो ये मोदी सरकार है ये दावा करती है ये बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बना देगी, या ये प्रधानमंत्री जो हैं वो जो जो सफाई कर्मी हैं उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेने का एक ढोंग करते हैं चुनावों के पहले, और बाद में भूल जाते हैं। लेकिन कभी बाबा साहब अम्बेडकर के ये संविधान को मन से नहीं अपनाते। कि इसका यही प्रमाण है कि आप जिस तरह से अमेरिका का उदाहरण अब आपके सामने रखते हैं कि अमेरिका में जो है क्या हुआ था। अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति की एक पुलिसकर्मी द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिसकी की प्रतिक्रिया, एक बहुत ही उग्र प्रतिक्रिया वहां पर दी गई लोगों के द्वारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड नाम के व्यक्ति की एक पुलिस वाले डेरेक चौविन ने हत्या कर दी। क्योंकि अमेरिका में हालांकि अमेरिका काफ़ी अब एक विकसित मानसिकता वाला देश है, परंतु फिर भी काफ़ी हद तक, और वहाँ पर अश्वेत लोगों की भागीदारी भी काफ़ी हद तक बढ़ी है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी भेदभाव के मामले वहाँ पर अश्वेतों के साथ जो होते हैं वो सामने आ जाते हैं। और इसी क्रम में जो है वहाँ पर जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अश्वेत व्यक्ति की हत्या हुई, और उसके लिए जो प्रतिक्रिया हुई वहाँ पर वो देखने लायक थी कि अश्वेत से लेकर श्वेत व्यक्ति सभी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए और उन्हें जो है इस हत्या का उन्हें जिम्मेदार बताया गया। और डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी वहाँ पर आलोचना हुई। डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की जिस तरीके से प्रतिक्रिया आई, लोगों ने जिस तरीके का विरोध किया, वो भारत में ऐसा विरोध होना संभव नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनका जो विरोध हुआ इस घटना के बाद, और कई तरह के प्रदर्शन वहाँ अमेरिकी लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किए। ये जो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वहाँ पर एक उग्र प्रतिक्रिया वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की हुई। डोनाल्ड ट्रंप के पुतले को मारा गया, और काफी हद तक यहाँ पर देखा गया कि
कई तरह के ये देखिए किस तरह की प्रतिक्रिया वहाँ पर दी जा रही है। क्या ये भारत में संभव है? क्योंकि भारत में लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का भी उतना ज्ञान नहीं है, और चूंकि लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का ज्ञान ना हो, इसीलिए सरकार ने कई तरह के वहाँ पर तिकड़मबाजी की हुई है कि जो शिक्षा की व्यवस्था सरकार ने की है, अगर आप गौर से देखें तो जो प्राथमिक शिक्षा है उस पर सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए कि हम सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हैं और हम बच्चों को, लेकिन आप देखें अगर उन प्राइमरी स्कूलों में जाकर देखें तो शिक्षकों पर इतना ज़्यादा कार्य लाद दिया गया है कि वो बच्चों को पढ़ाने का उनके पास समय ही नहीं है। मिड डे मील से लेकर के कई तरह की इलेक्शन में ड्यूटी लगाना और कई तरह के कार्य शिक्षकों पर लाद दिए गए हैं। और आप अगर देखें, एक चीज़ पे गौर करें कि ये जो क्या कहते हैं कि स्किल इंडिया और कौशल जो योजना है, उनका जो एक तरीके से ड्रामा था इन्होंने किया था, उसका मेन ध्येय क्या था? आप खुद सोचिए कि आप अगर मजदूर बनते हैं या कोई कौशल सीखते हैं तो वो आप अपनी आजीविका उससे चला सकते हैं, उससे कोई आप सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकते। लेकिन यदि आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन जाते हैं या आप पीएचडी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप समाज में क्रांति ला सकते हैं। तो पीएचडी की फेलोशिप काटी गई इस सरकार के द्वारा, और साथ ही साथ प्रोफेसर बनने के जो नियम हैं वो इस कदर इन्होंने उन नियमों को जटिल बना दिया। कभी ये रोस्टर सिस्टम लाते थे और सबसे ज़्यादा जो अपनी नीतियाँ ये बनाते थे, सबसे ज़्यादा अधिकार छीनने का कार्य अगर ये कर रहे थे तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए ही कर रहे थे, क्योंकि प्रोफेसर्स या स्कॉलर्स जो होते हैं वो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, ना कि कौशल विकास के तहत अगर कारीगर बनते हैं तो कारीगर समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। तो प्राथमिकता पीएचडी की शिक्षा या उच्च शिक्षा पर ना होकर केवल लोगों को मजदूर बनाकर रख देना ही इनकी प्राथमिकता रह गई है। कोरोना का मामला हो या कोई भी अन्य मामला हो, ये गरीब लोगों की मदद करने का केवल ढोंग किया गया है, वास्तव में मदद नहीं की गई है। और जो पीएम केयर्स फंड का पैसा था उसके द्वारा सिर्फ अपना प्रचार किया गया है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि एलईडी स्क्रीन जो है उसका किराया 25,000 रुपये, 10 गुणा 12 एलईडी स्क्रीन का किराया औसतन 25,000 रुपये होगा, यानी 72,000 गुणा 25,000 यानी सीधा 180 करोड़ रुपए। अगर ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ दिया जाए तो ये अमाउंट और भी ज़्यादा होगा। कोरोना के इस दौर में कोई उद्योगपति चंदा देने के काबिल नहीं बचा है, यानी यह खर्च किसी और अकाउंट से ही सेटल किया जा रहा है। जैसा कि हमें पता है कि कोरोना का दौर है और पूंजीपति तो चंदा देने से रहे, तो अब चुनाव का प्रचार कहाँ से होगा? केयर फंड से ही तो होगा। अब जैसा कि कहा गया है कि किसी भी कीमत पर सभा स्थल पर 50 लोगों से अधिक की भीड़ नहीं होगी, तो सीधा गणित है कि 50 लोगों पर 25,000 का खर्च। अब यदि 50 लोगों पर 25,000 का खर्च करने की पार्टी की हैसियत है और वो भी सिर्फ एक रैली में, तो टोटल चुनाव में कितना अधिक खर्च किया जाएगा आप स्वयं ही अंदाजा लगा लीजिए। इसका आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक रैली पर जब ये इतना खर्च किया जा रहा है तो फिर पूरा जो खर्च होगा वो कितना हो सकता है। ये एलईडी जो स्क्रीन लगाए जा रहे हैं खास उन लोगों के लिए हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। हर विधानसभा क्षेत्र में 4-5 हज़ार लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने का टारगेट है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी कीमत पर सभा स्थल पर 50 लोगों से अधिक की भीड़ ना हो। यह वर्चुअल रैली भी आम रैली जैसी ही दिखेगी। मंच को सियासी रंग दिया गया है। तो ये एक तरीके से है कि अब जो पीएम केयर्स फंड का पैसा होगा वो पूरा का पूरा पैसा केवल अपने चुनाव प्रचार में ही खर्च किया जाएगा। और इसके लिए मैं अलग से भी आपको एक वीडियो पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन जो उसका विश्लेषण, जो उसके प्रमाण हैं, वो मैं जो है अगली वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आपसे मैं फिर इसी तरीके से रूबरू होता रहूँगा और मुझसे आप जुड़े रहिए। जो भी मुख्य खबरें होंगी बहुजन समाज से जुड़ी हुई वो आपको दिखाई जाती रहेंगी, और बहुजन समाज की जो प्रतिक्रिया है वो जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है आप लोगों के लिए। तो बहुजन समाज की प्रतिक्रियाएं भी आपको दिखाई जाती रहेंगी।
तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है मैं विदा लेता हूँ और अगली वीडियो में आपसे फिर रूबरू होता हूँ। धन्यवाद।